प्रिय व्यूवर, द पब्लिक आईएएस के क्लासरूम प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं मैं। नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग करने के लिए। आप सभी को आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आपको बता दूं कि मृदा टॉपिक है। मृदा टॉपिक में आपको कुछ पॉइंट छूट गए थे, उस पॉइंट को आज क्लियर करेंगे। जैसे आपको पर्वतीय जलोढ़ मृदा और लेटराइट मृदा, जैव मृदा और पीट मृदा, और ये सारी मृदा बता दी गई थी। दो मृदा आपको बच गया था, जिसमें से आपको पर्वतीय और मरुस्थलीय मृदा, इन दोनों को आज क्लियर करेंगे। तो देर न करके जल्दी स्टार्ट करते हैं इसको। पर्वतीय मृदा, चूंकि इसका विस्तार पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, हिमालय कह सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र में, इसका विस्तार पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। इसका विस्तार पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। ये तो हमारे यहाँ पर्वत कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपको, जैसे हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्वोत्तर भारत हुआ, और आपके प्रायद्वीपीय भारत के कुछ जो हिमालयी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आपको ये मृदा का विस्तार देखने को मिलेगा। अर्थात इसका विस्तार यहाँ कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, हिमालय प्रदेश जो है, हिमालय प्रदेश का मतलब हिमालय कोई प्रदेश, एक भूभाग वहाँ के, जैसे उत्तराखंड, आपके जे&के, और फिर आपके जो नेपाल से सटा वाला इलाका है, ये सब जो इलाके हैं आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हिमालय प्रदेश, उत्तर पूर्वोत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी आपको ये मृदा का विस्तार देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको प्रायद्वीपीय भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, वहाँ पर भी इसका विस्तार देखने को मिल जाएगा। पूर्वोत्तर, या हम कहें कि पूर्वी भाग, प्रायद्वीपीय भाग, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते थे। आप ऐसे आप शिकायत कर रहे थे कि दिखता नहीं छोटा छोटा लिखने पे, और थोड़ा आप ये भी शिकायत कर रहे थे कि आवाज़ स्लो आता है, तो ठीक है, थोड़ा तेज़ बोलेंगे। हाँ, प्रायद्वीपीय भाग आपको यहाँ पर ये आता है। दो शिकायत मिल रही कि आपका आवाज़ स्लो आ रहा है और आप छोटा छोटा लिख रहे हो, थोड़ा बड़ा लिखेंगे। प्रायद्वीपीय भाग, हिमालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो हिमालय प्रदेश है वहाँ के, और आपके जो आपकी पश्चिमी घाट है, अर्थात जो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट है, उस इलाकों में भी आपको पर्वतीय मृदा का विस्तार देखने को मिल जाएगा। और इसमें क्या क्या तत्व होते हैं ये देख लेते हैं। इसका विस्तार देखा कि इसका पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम घाट के इलाकों में इसका विस्तार मिलेगा। हिमालयी क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिल जाएगा। इसमें इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें मृदा का अपर्दन, इसमें मृदा अपर्दन प्रक्रिया द्वारा मृदा का निर्माण, ऐसे कहें हम, इसमें ऐसे बोले कि इसमें पर्वतीय जो मृदा होता है, उस पर्वतीय मृदा का निर्माण जो वहाँ के भूभाग होते हैं उसमें अपर्दन के माध्यम से इसकी मृदा का निर्माण होता है। इस अपर्दन के द्वारा इसका निर्माण होता है। आप कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा कम आ रहा था, वो भी सुधारने की कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सजेशन देने के लिए, क्योंकि इसमें हमारे इम्प्रूव होने पे बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं। आप ये भी कह रहे थे कि कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, तो ठीक है, आप लिखूंगा कम, आपकी तरफ ज़्यादा देखूंगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल ये तो है ही, थोड़ा मैनेज तो करना पड़ेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्वतीय मृदा का उत्पत्ति
जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय भूभाग में जब अपर्दन होता है तो उसके माध्यम से आपका पर्वतीय मृदा का निर्माण होता है। यह अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें निच्छालन की प्रक्रिया तेज गति से होती है, अर्थात वहाँ पानी का बहाव बहुत तेज़ी से होता है, और वो जो पानी का बहाव होने की वजह से ये मृदा का सतह बहुत पतला होता है, अर्थात इसमें सरंध्र जो होते हैं बहुत महीन में होते हैं, और वो पानी का बहाव बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ से खसक जाता है। यह मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। प्रकृति की होती है। अम्लीय प्रकृति का होगा तो इसमें क्या होगा? अम्लीय प्रकृति क्यों है? क्योंकि ये मृदा का अगर इसमें निच्छालन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती तो ये क्षारीय प्रकृति की हो जाती, क्योंकि इसमें जो आपके कहें कि जो उर्वरक तत्व है वो निच्छालन के माध्यम से नीचे चले जाते हैं और क्षारीयता का अधिकता हो जाता, तो ये क्षारीय प्रकृति की हो जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर एक तरीके से ढाल की नुमा होती है मृदा, ढाल पर ज़्यादातर ये मृदा ढाल के सतह पर होती है मृदा, तो वहाँ पर निच्छालन की प्रक्रिया हो नहीं पाती सही से, तो इस वजह से यहाँ पर अम्लीय प्रकृति की मृदा का विकास होता है। और इसमें कमी क्या पाई जाती है, जैसे आपको बता दूँ तो इसमें जीवाश्म का अपघटन नहीं हो पाता। कहने का तात्पर्य है कि जब ये निच्छालन होगा, निच्छालन कम होगा तो उसमें जीवाश्म का क्या होगा? विघटन नहीं हो पाता। जीवाश्म के विघटन न होने की वजह से ये मृदा अविकसित रूप में होती है, अर्थात ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है। पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगी तो क्या होगा? इसमें उर्वरक तत्व जो होंगे उनका विकास नहीं हो पाएगा। जब उनका विकास नहीं होगा तो ये कृषि की दृष्टि से उपयोगी नहीं हो पाएंगी ज़्यादा। ठीक है, आप ये ज़्यादा लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप कह रहे थे कम्युनिकेशन स्किल नहीं, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे थोड़ा कम, आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे करके बात करेंगे। अम्लीय प्रकृति की होती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ह्यूमस क्यों कम होता है? क्योंकि इसमें जो कहें कि पथरीली टाइप में होती है मृदा। यह मृदा पथरीली टाइप की होती है। और मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज इतना सारा करते हो, मैं व्हाट्सएप इतना चलाता नहीं और व्हाट्सएप बार बार कहाँ चेक कर पाऊँगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज मत करो, क्योंकि यूट्यूब कोई दूसरा रन करता है तो वो देख लेता है इसको, मैं इसको हैंडल नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, आप इस पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज मत करो, ताकि मैं परेशान हूँ, उसमें सारे लोगों को आंसर दे भी नहीं पाता मैं। तो आप ज़्यादा उस पर जोर दीजिए जो आपके लिए बैठा हुआ है, वो आपको रिप्लाई देने के लिए। इसमें सरंध्र कम होता है, कम विकसित होता है, सरंध्र युक्त होता है, सरंध्र युक्त होता है, बट ये कम विकसित होता है। इसी वजह से तो इसमें पानी का जो पानी का है, पानी ज़मीन के इसके सतह के अंदर तक नहीं जा पाती है, और इसी सतह के अंदर तक न जाने की वजह से ये मृदा अविकसित हो जाती है, अर्थात इसमें जो ह्यूमस का अभाव हो जाता है। ह्यूमस का जब अभाव होगा तो उत्पादकता इसमें कम होगी, उत्पादकता कम होगी तो कृषि की दृष्टि से लाभदायक नहीं होगी। फिर भी इसमें जो कुछ पौधे फसल की उपयोगिता होती है, उन फसल को इस पे लगाया जा सकता है। जैसे इसमें फास्फोरस, चूना, और आपको कह सकते हैं कि फास्फोरस, चूना, पोटेशियम, इन सब की मात्रा की कमी होती है इसमें। फास्फोरस, पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होगा ना आपका, पोटास, ऐसे कहें, पोटास, फास्फोरस, चूना पत्थर की कमी होगी। ठीक है, इसमें पोटास, फास्फोरस, चूना पत्थर जैसे तत्वों की कमी होगी। और इसमें ये पहाड़ी क्षेत्रों पे होने की वजह से इसमें चाय,
कहवा, चाय, कहवा, मसाला या मसाले कहें, मसालों का उत्पादन इसमें किया जा सकता है। अगर हम उसको डिस्क्राइब करके कहें कि इसका हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ऐसे, जैसे पर्वतीय मृदा का विस्तार पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, और यह मृदा का जब पर्वतीय क्षेत्रों की मृदा का अपरदन होता है, अपरदन के माध्यम से इसका विकास होता है, और इसमें पोटास, फास्फोरस, चूना पत्थर की कमी होती है, जबकि अम्लीय तत्वों की अधिकता होती है, अर्थात ये अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है। इसमें खेती की दृष्टि से कम विकसित होती है, लेकिन कहा जाए तो चाय, कहवा और मसाले इसमें पैदा होते हैं। और इसके बाद जो मृदा दूसरा मृदा है, इसके बाद एक बचा था और आपका मरुस्थलीय या शुष्क मृदा कहें, उसको जल्दी से देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें अगला पॉइंट जो उसको देखते हैं। आपका क्या था उसमें? शुष्क और मरुस्थलीय मृदा। शुष्क और मरुस्थलीय मृदा नाम से पता चल रहा है कि कैसी मृदा होगी। शुष्क या मरुस्थलीय मृदा। शुष्क व मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाएगी? ज़्यादातर शुष्क व मरुस्थलीय मृदा का विकास कहाँ होगा, आप बताओ ज़रा। यह ज़्यादातर विकास शुष्क प्रदेशों में होगा, अर्थात इनके जो बरसात की जहाँ पर बरसात कम होगा उन इलाकों में होगा मृदा इन मृदा का विकास। इनकी विशेषता क्या होगी? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होगा ये मृदा। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मृदा विकसित होगा। तो इसकी लिंक करो, जब इसमें कम वर्षा होगा तो क्या होगा? ह्यूमिडिटी की कमी होगी, अर्थात इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होगा। ह्यूमस का मात्रा कम होगा अर्थात तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होगा तो इसमें जीवों का विनाश, जीव जो होंगे उसमें जो जैविक तत्व होंगे उनका क्या होगा? वो नष्ट हो जाएंगे। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होगा, ह्यूमस कम होगा, जैविक तत्वों का हम कहें कि जैविक घटक जो होंगे, जैविक घटक उसमें नष्ट हो जाएंगे, या हम कहें कम विकसित होंगे। जैविक घटक कम विकसित होंगे। ठीक है, जब जैविक घटक कम विकसित होंगे तो इसके लिए क्या हो रहा? ये इसके लिए अनुपयोगी होगा। कृषि के लिए, कृषि की दृष्टि से क्या होगा? ये अनुपयोगी होगा। समझ गए? अनुपयोगी होगा अर्थात ये कृषि इस पे कम से कम की जा सकती है। कृषि होगी, लेकिन यहाँ की मृदा के अनुकूल जो फसल होंगे, ऐसे फसल को यहाँ पर उगाया जा सकता है। समझ? अभी बता रहे हैं कि कौन से इसमें, लेकिन इसमें अगर देखें कि जो पोषक तत्व हैं कौन कौन के हैं, जैसे इसमें लोहा, फास्फोरस, इन सब फास्फोरस और आपका लोहा, फास्फोरस, क्योंकि मेन बात पहले पॉइंट यहाँ से देखो, ये सब क्यों यहाँ पर पाया जा रहा है? लोहा, फास्फोरस ये सब तत्व इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि यहाँ बेसिक फंडामेंटल राइट्स, बेसिक कहें कि इसमें एक लॉ है। आप निच्छालन समझ गए, पहला पॉइंट निच्छालन समझ गए, अवसाद समझ गए, अपरदन समझ गए, तो ये टॉपिक आपको आसान लगने लगेगा। ये जो टर्म है, एक कहें कि एक वर्ड है, इस वर्ड को समझ गए आपकी इस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो आपको ये टॉपिक पूरा आसानी से आप समझ सकते हो और आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पहला टर्म है जैसे निच्छालन, अवसाद, अपरदन, ये जो टर्मिनोलॉजी ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी है, इसको आप समझ जाओगे तो आपको ये टॉपिक आसान लगने लगेगा। और मैंने बताया इस टॉपिक को, इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है आपको डिफाइन कर दिया हूँ। निच्छालन का मतलब क्या होता है, अपरदन का मतलब क्या होता है, अवसाद का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसमें फास्फोरस, लोहा जैसे तत्वों की
प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि इसमें जो आपके नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और आपकी ह्यूमस आप कह रहे थे बोर्ड पे दिखता नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं इस पर एक अदर बोर्ड लगा दूंगा तो आपको दिखने लगेगा इस पर सारे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लिखने से भी तो प्रॉब्लम होगा। नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव होगा, ह्यूमस का अभाव होगा। जब ह्यूमस का, और दूसरा टर्मिनोलॉजी आपको जैसे तीन बताते हैं और चौथा टर्मिनोलॉजी आपको ये है कि ह्यूमस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे आपका निच्छालन था, क्योंकि ह्यूमस अब ये समझो कि जहाँ पर बरसात होगा वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर बरसात नहीं होगा वहाँ क्या होगा। अगर ये चीज़ें समझ गए तो हम ये समझ जाएंगे कि कहाँ कौन सी मृदा, कहाँ किस प्रकार की मृदा पाई जा सकती है। अभी हमें पता है कि बरसात हमारा कहाँ ज़्यादा होता है, तो वहाँ जहाँ बरसात ज़्यादा होगा, और एक कंडीशन और है कि पर्वतीय क्षेत्र है कि और वो समतल मैदान है, इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र भी होगा, अगर बरसात ज़्यादा होगा तो वहाँ भी अपर्दन की प्रक्रिया होगी, लेकिन उतना नहीं हो पाएगी जितना समतल प्रदेश में, क्योंकि अपर्दन की प्रक्रिया के लिए ठोस चट्टान पे उतना आसानी से अपर्दन नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो इसमें नाइट्रोजन ह्यूमस का अभाव होता है, जबकि फास्फोरस लोहा जैसे तत्वों का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये इसके पोषक तत्व हैं और इसके विस्तार क्षेत्र हैं कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका विस्तार होगा। इसमें बोया क्या किया जा सकता है, अर्थात इसमें उत्पादन क्या क्या हो सकता है। इसमें उत्पादन ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब आप अगर राजस्थान का जो इलाका देख लो आप, या फिर आप जहाँ पर ज़्यादातर, या फिर आप ये चले प्रायद्वीपीय भारत में चले जाओ, अर्थात जो बिहार क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये सब इलाकों में चले जाओ, यहाँ पर भी बरसात नहीं होता। यहाँ पर भी ज़मीनें लोगों के पास बहुत ज़्यादा हैं, बट वहाँ पर ज़मीन की उपयोगिता उतना नहीं हो पाती, उपयोग नहीं कर पाते लोग, क्योंकि वहाँ पर बरसात की मात्रा कम है। इस वजह से वहाँ पर लोगों के पास ज़मीन तो है ज़्यादा, बट वहाँ पर उनकी जो उत्पादकता बहुत कम है उनमें। ऐसे आप राजस्थान का जो इलाका है, कुछ आपको जैसे पश्चिमोत्तर राजस्थान, आपके ये नहीं है जो उत्तर प्रदेश से सटा वाला राजस्थान, आपके ये कह सकते हैं कि आप पूरब साइड में आ जाए, ये नहीं, उसके पश्चिमोत्तर राजस्थान, ये वाला जो इलाका आपका, ये इलाका आपका उसी तरीके से है। पश्चिमी राजस्थान हुआ, और आपका दक्षिणी पंजाब हुआ। दक्षिणी पंजाब का मतलब है कि वो जो आपका इंदिरा गांधी वाला कैनाल है, उसको वहाँ पर जहाँ तक आई हो वहाँ तक तो उसका सही से उत्पादन हो जाता, बट वहाँ से जब जैसे दक्षिण भाग में जाते हैं यहाँ पर उत्पादन नहीं हो पाता, और ये एक तरीके से शुष्क मृदा में, अर्थात मरुस्थलीय मृदा का यहाँ पर विकास हो जाता है। ऐसे आपको पश्चिमी हरियाणा का क्षेत्र है, जो पश्चिमी हरियाणा के क्षेत्र में चले जाओ आप, पूर्वी हरियाणा और पश्चिमी हरियाणा दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि पूर्वी हरियाणा जो है आपके नदी से सटा ज़्यादातर है, और ये आपको हरित क्रांति से भी प्रभावित क्षेत्र है। तो हरित क्रांति से जब प्रभावित है, इसका मतलब है कि यहाँ पर उत्पादकता ठीक ठाक मात्रा में थी। और वही पश्चिमी हरियाणा में चले जाओ तो वहाँ पर भी एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि शुष्क मरुस्थलीय मृदा का विकास होने की वजह से वहाँ पर उत्पादकता थोड़ी घट जाती है पूर्वी हरियाणा की अपेक्षा में। आप इसी तरीके से गुजरात वाले इलाके में चले जाओ। गुजरात वाला इलाका जो आपका उत्तरी गुजरात और आपके जो कच्छ का मैदान है, कच्छ की खाड़ी वाली आपकी, या हम कहें कि जो पश्चिम पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, उस वाले इलाके में ये सब क्या है, एक तरीके से शुष्क मृदा का विकास हो गया वहाँ पर। और यहाँ पर आपको जलवायु जब पढ़ेंगे तो जलवायु में भी बताएंगे कि यहाँ बरसात की मात्रा कितनी मात्रा में होती है, इसका बरसात क्यों नहीं होता है, क्या रीज़न है यहाँ पर बरसात ना होने का। ये सारे रीज़न अगले मृदा के बाद आपको जलवायु वाला ही टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये मृदा वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, मृदा के प्रकार वाला टॉपिक, बट इसमें मृदा के अपर्दन और मृदा के
संरक्षण वाला पॉइंट अब आगे पढ़ते हैं। मृदा में कुछ आपको एक टर्म है, जैसे मृदा का कुछ आकार होता है, उन आकार को चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी जल्दी ही इस पे क्वेश्चन भी आया था कि जो मोटे बालू आकार की मृदा होती है उसका आकार कितना होता है, ये चीज़ें देख लेते हैं। जैसे बालू का आकार कितना होता है, पहले लिख लेते हैं कौन कौन है, फिर आकार देख लेते हैं। बालू के बाद आपका बहुत मोटा बालू, फिर आपका इसके बाद बहुत मोटा बालू, बारीक बालू, बहुत बारीक बालू। ये इसमें एक तरीके से कहें कि डिवीज़न कर दिया गया है मृदा के आकार। जब आप यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम पीछे जब काली मृदा पढ़ रहे थे तो वहाँ चिपचिपी शब्द आया था। उस मृदा में यही विशेषता थी कि वहाँ पर उसका आकार जब छोटा बड़ा हो जाता था तो वहाँ पर वो चिपचिपी प्रकृति की हो जाती है। और जब आपको हमें लाल पीली मृदा भी बता रहा था या फिर लेटराइट मृदा भी बता रहा था तो वहाँ भी एक टर्म यूज़ किया था कि जो थोड़ा सा बढ़ जाएगा इसका आकार तो उसमें निच्छालन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, अगर थोड़ा सा आकार इसका घटेगा तो उसमें निच्छालन की प्रक्रिया होगी, बट उतना जो बड़े आकार का होगा उसमें उसकी अपेक्षा थोड़ा कम होगा निच्छालन, और निच्छालन थोड़ा कम होगा तो इसमें उत्पादकता ज़्यादा होगा। बहुत बारीक बालू, ठीक, बालू, बहुत मोटा बालू, बारीक बालू, बहुत बारीक बालू। फिर इसके ये 4 हुए, इस पे नंबरिंग भी कर देते हैं ताकि आपको याद हो जाए, A B C D। फिर इसके बाद आपका आता है गाद। ये गाद है जो आपको कह सकते हो कि ये गीली मिट्टी की तरह होता है। गाद, मृत्तिका, 1 2 A B C D E F, गाद, मृत्तिका, ये सब गाद से भी महीन जो होता है उसे मृत्तिका बोला जाता है। अब इसके आकार कितने कितने होते हैं ये देख लो आप। जैसे जो बालू होता है उसका आकार आपका 2.0 से 1.0 तक, 2.0 से 1. थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि हम लोग 1 घंटे में कम से कम पढ़ पाते हैं। फिर इसके बाद आपका जो बहुत मोटा बालू होता है 1.0 से 0.5 तक, बारीक बालू, बहुत मोटा बालू 1.0 से 0.5 तक, बारूक आपका, हाँ एक शब्द और है यहाँ पे, मोटा बालू, थोड़ा सा ये गलती हो गया है यहाँ पर, सी, यहाँ पर एक और है जो मोटा बालू बोलेंगे इसे, बहुत मोटा, मोटा, फिर बारीक आ जाएगा मोटा बालू। ये मैं सोच रहा था कि भूल कहाँ रहा हूँ मैं, C D E F G, अब हो जाएगा। अभी इसको लिख देंगे मोटा बालू। जो मोटा बालू होगा उसका आकार कितना होगा आपको बता दूं तो 0.5 से लेकर के 0.5 से लेकर के 0.25 इतना होगा। जो बारीक बालू होगा उसका आकार कितना, यहाँ पर ये रिवाइज करने है क्योंकि ये 2 क्वेश्चन इसमें से पिछले पूछा गया। अगर ये नहीं कह सकते कि आगे भी पूछा जा सकता है कि नहीं, लेकिन इसमें से पूछा गया, इसका महत्व तो है। इसका मतलब बालू 2.0 से 1.0 तक, बहुत मोटा बालू 1.0 से 0.5 तक, बारीक, फिर मोटा बालू
0.5 से 0.25 तक। फिर बारीक बालू 0.25 से आपका 0.1, ठीक है, 0.10। फिर बहुत बारीक बालू और बहुत बारीक बालू, इसमें एक डिवीजन और है। तो 0.10 से आपका 0.05। और गाद, इसमें जो पूछा गया था, गाद की आकृति पूछी गई थी और मृत्तिका की आकृति पूछी गई थी। गाद जो होगा इसमें 0.050 से लेकर के 0.0 और इस दो जीरो होगा 0.02। फिर मृत्तिका की जो आकृति होगा 0.002 से कम। इसको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ मैं। पहला क्या है, बालू कितनी है, इसकी आकृति कितनी है 2.0 से लेकर के 1.0 तक। फिर इसके बाद बहुत मोटा बालू, इसकी आकृति कितनी है 1.0 से लेकर के 0.5 तक। फिर इसके बाद आपकी मोटा बालू की आकृति कितनी है 0.5 से लेकर के 0.25 तक। इसके बाद बारीक बालू है जो 0.25 से लेकर के 0.10। बहुत बारीक बालू 0.10 से लेकर के 0.05 तक। और गाद जो है आप इसका आकृति कितनी है 0.050 से लेकर के 0.002 तक है। और इसके बाद मृत्तिका जो है इसकी आकृति कितनी है 0.002 से जो कम होगा वो इसकी आकृति होगी। यहाँ पर इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको समझने की ज़रूरत ये है कि इसी से हम निर्धारण करते हैं कि किस मृदा में निच्छालन तेज होगा और किस मृदा में निच्छालन कम होगा। और इसी से हमें ये भी निर्धारण कर सकते हो कि किस मृदा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, अर्थात ह्यूमस ज़्यादा होगा, और किस मृदा में ह्यूमस कम होगा। जहाँ ह्यूमस जब कम होगा वहाँ क्या होगा, अर्थात वहाँ पर एक तरीके से अम्लीय प्रकृति बन जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पर बरसात कम होगा। जब ह्यूमस कम होगा बरसात कम होगा तो वहाँ पर अम्लीय प्रकृति हो जाएगी। अम्लीय प्रकृति का मतलब कि वहाँ पर निच्छालन की प्रक्रिया नहीं हो रही है। ये सारी टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं। इस तरीके से आप जहाँ पर ये मान लो अभी मृत्तिका की बात करूँ, ये मृत्तिका की आकृति मैंने हमारे दिमाग में है कि 0.002 है, तो हमें ये पता चल गया कि ये मृत्तिका, इसमें निच्छालन की प्रक्रिया बहुत स्लो होगा। जब निच्छालन की प्रक्रिया स्लो होगा तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक आएगा कि निच्छालन स्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो उर्वरक तत्व होंगे ऊपर बैठे रहेंगे, अर्थात नीचे नहीं जा पाएंगे। तो ये किस प्रकृति है, क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। अर्थात क्षार क्यों बनता, क्षार इसीलिए बनता है क्योंकि वो सारे लोगों का मिक्सिंग हो जाता है, उसमें सारे तत्वों का मिक्सिंग होने की वजह से वो क्षारीय प्रकृति का हो जाता। तो इस वजह से इसको दिखा रहा हूँ कि ये इसको फ्रेमिंग के माध्यम से आप इसको दिमाग में बैठा लो, और इससे आप निर्धारण करके मृदा की आकृतियों को निर्धारण करके आपने ह्यूमिडिटी, ह्यूमस, अम्लीयता, क्षारीयता और आपके जो इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं इनका आप निर्धारण कर सकते हो कि किस मृदा में कहाँ पर कितनी मात्रा में पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये समाप्त होता है। फिर इसके बाद आपको मृदा से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक कंप्लीट होगा आपका। फिर जलवायु वाले टॉपिक पे चलेंगे। मृदा अपकर्षण क्या होता है, अर्थात मृदा डिक्लेशन क्या होता है। अपकर्षण मतलब होता है जैसे आप कहो कि किसी का हानि हो जाना। मृदा अवकर्षण यहाँ पर इसका मतलब ये है जब मृदा का अपर्दन होता है तो मृदा में क्षति पहुँचती है। मृदा में क्षति जब पहुँचती तो मृदा में बहुत सारे पोषक तत्वों के नुकसान होता है जिससे उत्पादकता घट जाती। तो हम वहाँ पर ये कह सकते हैं कि मृदा का अपकर्षण हुआ, अर्थात मृदा का वहाँ के जो पोषक तत्व हैं उसमें कमी आई। मृदा से यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मृदा से उर्वरक तत्वों की कमी होती है जब
तो उसे मृदा अपकर्षण कहते हैं। मृदा अपकर्षण कहते हैं। ठीक है, इसमें बस इतना देखना कि मृदा का अपकर्षण का मतलब है। और हाँ, अपकर्षण और मृदा अपरदन दो बातों में, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। आप इस बात को माइंड में बैठा लेना कि अपरदन जो होता है वो अलग प्रक्रिया होती है, अपकर्षण है ये, अर्थात इसमें जो कह रहा है कि उर्वरक तत्वों की कमी हो जाती है। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है मृदा का अपरदन और मृदा का अपकर्षण। अपरदन का मतलब होता है कि मृदा जो होगी उसके परत का एक तरीके परत का बिखरा होगा। ये हम ये कहें कि परत का जो होगा उसमें ये दूसरा टर्म इसमें कह सकते हो आप, 1 मिनट। मृदा का जो अपरदन होगा उसमें मृदा के ऊपरी जो संस्तर है, हाँ इसका टर्म ये है कि मृदा के जो ऊपरी संस्तर होगा उसका विनाश होगा। ठीक है, उसका डिक्लाइन होगा। वो जो संस्तर मतलब है यहाँ पर कि मृदा की जो परत है, मृदा के परत में जो नुकसानदेह होगा वो मृदा अपरदन वाले से संबंधित है। और मृदा के जो उर्वरक तत्वों वाले में नुकसान होगा तो वो मृदा अपकर्षण वाले पॉइंट से संबंधित है। तो ये मृदा अपकर्षण है, एक छोटा सा पॉइंट है। इसके बाद मृदा अपरदन देखेंगे। मृदा अपरदन के कारण सबसे बड़ा अपरदन मृदा अपरदन का मतलब है कि मृदा के जो ऊपरी संस्तर होता है उसमें उसका विनाश होता है, या फिर कहें हम कि उसके उर्वरक तत्वों में कमी आती है। ये वर्ड हम एक वर्ड बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि वही आपको रटना है, बट उसमें आपको अपने दिमाग से सोच करके वहाँ पर वो वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। मैंने ये नहीं किया है कि मृदा का अपरदन बोला तो मृदा के अपरदन में हमने उसके बाद ये बोला कि मृदा का विनाश होता है, ऊपरी संस्तर का हानि होता है। ये भी तो वर्ड है, ये कोई एक वर्ड नहीं आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए आप फ्रीडम है, आप वर्ड यूज करो, बट उससे रिलेटेड वर्ड यूज करना आपको। मृदा का अपरदन यहाँ पर मृदा संस्तर ऐसे लिखते हैं। लिखने में तो लिखना जब होगा तो आप वहाँ मानक वर्ड ही यूज करोगे। ऐसा कोई बाइंडिंग तो नहीं है, बट अगर थोड़ा अच्छा शब्द यूज करोगे तो ठीक रहेगा आपके लिए ही, ताकि सामने वाला भी समझ जाएगा और जल्दी से समझ जाएगा। अगर तो आप अपने अनुसार की भाषा ज़्यादा यूज़ करोगे तो हो सकता है जो सामने वाला हो आपके अनुसार की भाषा वो न समझ पाए, ज़्यादा समझ तो लेगा फिर भी अगर हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसे कोई वर्ड यूज़ करो जो पॉपुलर वर्ड हो, अर्थात सामने वाला को भी सामने ऐसा लगे कि सामने वाला भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। तो ऐसे वर्ड को यूज़ करने में फ़ायदे में रहोगे आप। मृदा संस्तर ये इस मृदा संस्तर का नुकसान होता है या विनाश होता है, या हम कहें विघटन होता है। यहाँ पर मैंने 3 वर्ड बोला, रटा तो नहीं था। विघटन का विनाश होता, नुकसान होता। इसमें सबसे अच्छा कौन वर्ड है? विघटन होता है। विघटन होता है। मृदा संस्तर का विघटन होता है और विघटित हो जाने पर यह ये अलग तरीके विघटित हो जाने पर पुनः ये मृदा में परिवर्तित हो जाता है। पुनः मृदा में परिवर्तित तो होता है, लेकिन वहाँ जो दोबारा ऐसा तो मृदा के स्वरूप पर बदल जाएगा बस, लेकिन वहाँ पर उसके उर्वरक तत्वों की कमी हो जाएगी। ठीक है, संस्तर में विघटन होता और विघटन हो जाने के बाद पुनः मृदा में बदल जाएगा। पुनः मृदा में बदल जाने पर उसमें पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। कमी हो भी सकती है, बढ़ भी सकती है। यहाँ 2 कंडीशन हो सकती है। कैसे? मान लो कोई ऐसा जगह है जहाँ ढलान है, ऊपर से ढल करके आ रहा है पानी और उसके साथ मृदा भी अवसाद के रूप में आ रही है, और ढलान जहाँ है वहाँ पर सारे आकर के इकट्ठा हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? बहुत सारे पोषक तत्व आकर के इकट्ठा हो गए नीचे। जैसे खड्डक हो, गड्ढा हो बड़ा सा,
वहाँ करके तो वो कि वहाँ पर पोषक तत्व की अधिकता तो हो गई, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कमी ही सिर्फ होगी, बढ़ भी सकता है। मृदा अपर्दन के कारण, मृदा अपर्दन के प्रकार। अपर्दन क्या होता है, मृदा अपर्दन क्या होता है, ये आपने देखा। मृदा अपर्दन के कारण कौन कौन है। मृदा अपर्दन, ये ज़्यादातर ये टॉपिक आपको मेंस में समझने लिए योग्य है, क्योंकि इस पे प्रीलिमिनरी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बन सकता, बन भी सकता है, बट ये आपको मृदा जो टॉपिक है उसको समझने में ये हेल्प करेगा ज़्यादा। मृदा अपर्दन के कारक कौन कौन है। देखो भाई, कारक इसमें कौन कौन आपको लगता है, या तो मानव कर सकता है या तो प्रकृति कर सकती है, तीसरा कौन है। और तो यहाँ पर मानव और एक है प्रकृति। आप कहोगे प्रकृति कोई करेगी, प्रकृति भी मृदा का विनाश करती है। ऐसा नहीं कि मृदा का हानि सिर्फ मानव ही करता है, मानव भी करता है, प्रकृति भी करती है। मानव कैसे करता है उसका करने का तरीका अलग है, प्रकृति कैसे करती है उसका करने का तरीका अलग है। तो यहाँ देखेंगे जो मानव करता है, जैसे घर निर्माण कर रहा है, ये भी एक मृदा का, जब घर निर्माण करेगा तो उसमें बहुत सारे मटेरियल्स लगेंगे जो और जहाँ निर्माण कर रहा है वहाँ भी तो बहुत सारे उसमें अपर्दन होंगे मृदा में। तो कहाँ कहाँ ज़्यादा होगा, जैसे अभी मिट्टी का खनन करते हैं लोग, मिट्टी का खनन करना एक क्या मृदा अपर्दन ही है। अर्थात वहाँ पर जो बहुत बड़े बड़े भूभाग पे मृदा को खन करके, मिट्टी को खन करके लाते हैं और वो फिर घर के यूज़ के लिए, घर को पाटने के लिए, तो वहाँ से जहाँ से खन के लाए, क्या उन्होंने वहाँ पर दूसरा सामान ले जा करके भरा वहाँ पे? नहीं। तो वहाँ पर क्या हुआ, मृदा का अपर्दन ही। अर्थात वहाँ पर दूसरी, जब बरसात होगा, बरसात होने के बाद वो फिर गड्ढा पानी से भरेगा, पानी भरने के बाद फिर वो आकर के अवसाद जमा होगा, फिर धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर लेगी वह स्थिति। लेकिन इतना जल्दी तो नहीं होगा। तो घर बनाने में या खेती करने में, पशु चारण में, आप कहेंगे पशु चारण में कैसे होगा, ये बहुत छोटा वर्ड है, बट ये भी मृदा का अपर्दन के कारण है। जैसे पशु चला, भारी संख्या में कहीं पशु हैं और वो मृदा का, मान लो हज़ारों की संख्या की बात हो रही है, यहाँ पर 2-1 की नहीं बात हो रही है। अगर मान लो इतने हज़ारों की संख्या में पशु हैं और चल रहे हैं, तो जब वो चलते हैं तो मृदा, अब उनके जो पैर होते हैं, पैर में उनके बहुत खूर की तरह होता है, तो वो धंसता है। जब धंसता है तो मृदा को वो खन देता है एक तरीके से। जब खनता है तो मृदा के जो चट्टान होते हैं आपस में जुड़ करके एक कठोर अवस्था में रहते हैं, वो कठोर अवस्था उनकी टूट जाती है। टूटने के बाद वो हवा चलता है, हवा चलने के बाद वो उड़ जाता। तो अर्थात मृदा का अपर्दन किसी न किसी प्रक्रिया से तो हुआ वहाँ पे। तो ये मानव द्वारा कौन कौन से हैं, मानव में कौन कौन से हैं, जैसे पशु को चराना, भारी संख्या में पशुओं को चराना, घर भारी संख्या में खुदाई करना, कृषि के माध्यम से भी मृदा का अपर्दन होता है। आप ये कहेंगे कृषि के माध्यम से कैसे मृदा का अपर्दन हो सकता है, कृषि ना करे तो खाना कहाँ से मिलेगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है, खाना नहीं मिलेगा कृषि बिना किए, उसमें मृदा का अपर्दन करते हैं। मेड़बंदी में मेड़ को बांधने में भी मृदा का अपर्दन करते हैं। तो ये सब प्रक्रिया मानव द्वारा किया जाता है। आप कहोगे कि प्रकृति के लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि इतना है नहीं कि इसमें आप समझने वाला टॉपिक, इसको लिखूँ भी और बताऊँ भी, आप बताने से ही समझ जाओगे। तो प्रकृति कैसे अपर्दन करती है मृदा की, ये बताओ। जो राजस्थान का इलाका है, राजस्थान के इलाका में जो पश्चिमी भाग वाला इलाका है, वहाँ पर बालू था। वो बालू की मात्रा जो थी ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में था। वो बालू कैसे पूर्वी राजस्थान में आ गया, किसी मानव ने तो उठा के लाया नहीं चाहे। वहाँ पर वो हवा पवन के द्वारा, अर्थात पवन का मतलब हवा के द्वारा वो आई यहाँ पे। जब भारी तेजी से हवा बहती है तो मृदा के जो हल्के कण होते हैं वो वायुमंडल की तरफ उड़ जाते हैं, अर्थात हवा के साथ उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्तृत हो जाते हैं, अर्थात फैल जाते हैं। जब फैलेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पे, दूर कई किलोमीटर तक चले जाते हैं। 1-2 किलोमीटर की बात नहीं हो रही है, कई किलोमीटर तक जा सकते हैं ये हवा के माध्यम से मृदा। तो जिस क्षेत्र में जाएगा वहाँ पर वो जमेगा। तो वो जब जमेगा तो वहाँ एक परत का निर्माण कर लेगा। जो परत का निर्माण करेगा वहाँ पर तो एक मृदा का अपर्दन, जो पुरानी परत वहाँ पर थी उसके
पोषक तत्वों की कमी तो किया ही उन्होंने, और जहाँ से उठो उसको लेकर के आया वहाँ भी तो नुकसान किया। इसलिए पवन के द्वारा अभी मान लो भूकंप आ जाए, भूकंप के माध्यम से हो सकता प्रदान कैसे? मान लो भूकंप आया पर्वतीय क्षेत्र में, वो पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप आने से जो चट्टान होगा टूट जाएगा। टूटने से जब चट्टान टूटेगा तो मृदा विखंडित होगी, विखंडित होने से वहाँ पर भी अपर्दन होगा। अर्थात जब मृदा का जब उसके एक भी कण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जब उसमें ठोकर लगेगा तो टूटेगा, टूटने के बाद वो फैल जाएगा। तो वो मृदा का अपर्दन का ही उदाहरण है। वहाँ पे देख सकते हो आप कहोगे कि प्रकृति को बस आप इसके माध्यम से कैसे कर सकते हैं? पवन के द्वारा, भूकंप के द्वारा, ये सब ये प्राकृतिक कारण है मृदा अपर्दन के। ठीक, यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स क्लियर होते हैं। फिर इसके बाद आपके जो अपर्दन होता है इसमें कुछ चरण होते हैं। अर्थात चरण कौन से होते हैं? मृदा अपर्दन के चरण, यहाँ चरण का मतलब ये है, या हम कहें प्रोसेस, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में यहाँ पर संबंधित है। पहले कौन सा जो चरण होता है इसका मृदा अपर्दन का, तो बूंद, और इसे चरण कहें या प्रकार भी कह सकते हो, क्योंकि ये प्रकार को माध्यम से भी समझा जा सकता है, और एक चरण से दूसरे चरण में परिवर्तित होकर के भी मृदा का अपर्दन होता है। इसके माध्यम से आप इसको भी समझ सकते हो। जैसे प्रकार के रूप में देखें तो बूंद प्रकार की अपर्दन, बूंद अपर्दन। ये बूंद अपर्दन का मतलब क्या है? जब बरसात होता है मृदा पर, तेज़ी से बरसात हो रहा है, ठीक, बरसात होगा, पानी ऊपर से गिरेगा मिट्टी पर, मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होंगे उस पर जब टकराएगा तो वो क्या होगा? टूटेगा। टूटने के बाद वो गाद में परिवर्तित होगा। गाद में जब परिवर्तित होगा तो फिर पानी जमा होगा उस पर, पानी जमा होगा तो बहा करके चला जाएगा। तो वहाँ पर ये बूंद अपर्दन का उदाहरण हो जाएगा आपका। अर्थात जो पहले प्लेन अवस्था में था उसको तोड़ करके वो छोटे छोटे भाग में कन्वर्ट कर दिया। अब वो हवा आएगा, उड़ा करके लेके चला जाएगा, तो बूंद अपर्दन हो जाएगा आपका। बूंद अपर्दन के बाद आपका परत अपर्दन। इसमें बूंद अपर्दन में आपकी मृदा की जो ऊपरी भूभाग होता है, सबसे ऊपर का लेयर, उसका अपर्दन होता है। बूंद अपर्दन के बाद आपका परत अपर्दन। इसमें क्या होता है? बूंद अपर्दन के बाद जो परत अपर्दन होता है, बूंद अपर्दन के जस्ट बाद की प्रक्रिया है परत अपर्दन। इसमें क्या होता है कि बरसात होता है, बरसात के बूंद गिरते हैं लैंड्स पर, अर्थात मृदा पर, तो वो बूंद मिट्टी को जब हल्का बरसात का पानी तेज़ होता है तो पानी के बहाव तेज़ होने से मृदा को साथ में बहा करके लेके जाता है। तो वो जो मृदा का सबसे ऊपरी परत होता है वो परत अपर्दन कहलाता है। परत अपर्दन से पहले भी हुआ था कौन सा अपर्दन? बूंद अपर्दन। बूंद अपर्दन के बाद परत अपर्दन हो गया। इसके बाद आपका जब ये बूंद इसमें क्या होता है, बूंद जब बरसात के बूंद जब लगातार गिरने लगते हैं तभी परत अपर्दन की प्रक्रिया होती है। अगर बरसात में बूंद थोड़ी देर गिर करके बंद हो जाए, अर्थात बरसात थोड़ी देर हुआ फिर उसके बाद बंद हो गया, तो वहाँ पर वो बूंद अपर्दन तक ही सीमित रहेगा। लेकिन जब वो बरसात की प्रक्रिया तेज़ हो जाए थोड़ा सा, अर्थात बूंद जो है वो धारा में परिवर्तित, अर्थात परत में परिवर्तन, तेज़ी से बहने लगे पानी के रूप में, तो वह परत अपर्दन का कारण बन जाएगा। समझ में आया? वो परत अपर्दन का कारण बन जाएगा। इस प्रकार के अपर्दन में पहली परत का, मृदा के पहली परत का ह्रास होता है। जब यही बरसात के पानी थोड़ा और तेज होते हैं, अर्थात तो उनके जो फ्लो होते हैं, फ्लो थोड़ा सा और तेज होते हैं, तो रील अपर्दन हो जाता है आपका।
रील अपर्दन। रील अपर्दन कब होगा? जब बरसात के पानी बूंद में पहले गिरे तो बूंद अपर्दन, थोड़ा तेज हुआ बरसात के धारा तो परत अपर्दन, जब वो थोड़ा और तेज होता है तो वो रील अपर्दन में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात परत अपर्दन में होने वाली प्रक्रिया के बाद जो प्रक्रिया होती है वो आपका रील अपर्दन कहलाता है। अर्थात इसमें जो पानी की धारा है थोड़ा तेजी से बहने लगती है, अर्थात ये नलिका का आकार ले लेती है। नलिका मतलब यहाँ पर ये है कि जो धारा बहेगी एक छोटे छोटे नालिकाओं के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए इसे रील अपर्दन कहते हैं। रील अपर्दन के बाद आपका आप ये कहें कि धारा चैनल अपर्दन कहें। धारा चैनल अपर्दन, ठीक है। धारा चैनल अपर्दन, इसमें जो रील अपर्दन अभी तक हो रहा था, अर्थात जो पानी के बहाव थोड़ा धारे के रील के रूप में अर्थात पतली नली के रूप में चल रही थी, वो अब थोड़ा चौड़े रूप में देखने को मिलता है। अर्थात वो पानी की प्रक्रिया पूरा धारा बन करके पूरे गहरे खंड के गहरे नाले के रूप में बहने लगता है, तो इसे धारा चैनल अपर्दन कहा जाता है। इसके पहले भी एक अपर्दन होता है, अवनलिका अपर्दन, उसको बताना भूल गया था, तो इससे पहले बता सकते हो आप कि रील अपर्दन के बाद अवनलिका अपर्दन। जो अवनलिका अपर्दन होता है, रील अपर्दन की थोड़ी सी रील अपर्दन के बाद जब पानी का फ्लो थोड़ा तेज होता है तो नाला का पूरा रूप ले लेता है। नाला का रूप लेने को अवनलिका अपर्दन कहते हैं। जब यही नाला के रूप से थोड़ा और अपने धारा को तेज करती है तो वो धारा चैनल अपर्दन कहलाता है वो, ठीक है। ये चारों पॉइंट आपस में जुड़े हैं कि बूंद अपर्दन, परत अपर्दन, रील अपर्दन, अवनलिका अपर्दन और धारा चैनल अपर्दन। ये इसमें सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन भी है और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होते होते लास्ट तक पहुंचता है। कौन है? बरसात की मात्रा। जैसा बरसात की मात्रा होगा उसी प्रकार की मृदा का अपर्दन होगा। अगर बाई चांस बूंद झींसा पड़कर अर्थात बूंदाबांदी होकर के बंद हो जाता बरसात तो वहाँ बूंद अपर्दन होगा। मान लो बूंदाबांदी होकर के थोड़ा सा तेजी हो गया बरसात तो परत अपर्दन हो गया। जब वो बूंदाबांदी होकर के नहीं बल्कि पूरी तेज प्रक्रिया के माध्यम से बरसात हुआ तो रील अपर्दन, और जब रील अपर्दन हुआ तो पूरा शहर का पानी कहीं जगह पे पूरा तेज़ी से पानी बहने लगा, एक दूसरे तेज़ी से पानी बहने लगा पूरा नाला के माध्यम से। तो अवनलिका अपर्दन, जब वो नाला ही ना बल्कि वो धारा चैनल धारण कर ले तो धारा चैनल अपर्दन कहा जाएगा। वहाँ पे आपको ये मृदा के अपर्दन के प्रकार कहें, चरण कहें, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद एक टर्म है उसको जल्दी से देख लेते हैं, फिर आपको आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। और हमें लगता है आज यहीं तक हो पाएगा। जैसे आपको कहें कि कृषि क्षेत्र में मृदा का अपर्दन, तो वो कैसे बताते हैं? तो आप यहाँ एक चैप्टर है उसको देख सकते हो, मृदा का अपर्दन वाला जो चैप्टर है। क्या करते हैं, एक मिनट। कृषि क्षेत्र में जो कृषि प्रदेश है, कृषि क्षेत्र की मृदा अपर्दन को हम कैसे बचा सकते हैं? ये भी मृदा का ही टॉपिक है। कैसे बचा सकते हैं ये हम देखेंगे अगले नेक्स्ट वाले क्लास में। छोटा सा टॉपिक है, इसको भी और जलवायु वाले टॉपिक को भी एक साथ लेकर के, दोनों को एक साथ में कंबाइन करके इसको पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद जलवायु वाला टॉपिक आपको देख लेंगे। आप जलवायु वाले टॉपिक पे हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पूरे आपको ज्योग्राफिकल जो व्यू होता है आपके जलवायु टॉपिक से आपको कंप्लीट हो जाएगा, और वहाँ से आप समझ सकते हो कि जलवायु किन किन चीज़ों को, आप जलवायु जब पढ़ोगे ना तो जलवायु आपकी मृदा भी निर्धारण करता है, आपके जो फसल की प्रकृति है उसको निर्धारण करता है, कैसे लोग होंगे वहाँ के, मानव कैसी हो, मानव बस्ती कैसी होगी, वहाँ के कैसे रहन सहन होगा, खान पान कैसा होगा, वहाँ की जलवायु और मृदा ही निर्धारित करते हैं ज़्यादातर।
क्योंकि मृदा और जलवायु दो चीज़ें जो हैं ये मृदा को डायरेक्टली प्रभावित करती हैं। मृदा तो खाने के रूप में प्रभावित, बाई चांस अभी यहाँ की मृदा पूरा सूखी होती, मरुस्थलीय होती थी, क्या यहाँ धान गेहूँ और सारे फसल हो पाते जिसे हम खाते हैं? नहीं हो पाते। तो हमें क्या मिलता? जो चीज़ें बलुई मिट्टी में पैदा होती वो ज़्यादा चीज़ें मिलती, ठीक है। अर्थात मृदा हमें डायरेक्टली प्रभावित करती है। जलवायु भी ऐसे ही है, आपका जलवायु भी आपको डायरेक्टली प्रभावित करता है। तो आगे वाले लेक्चर में आप जुड़े रहिए, जलवायु वाले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। जलवायु क्या होती है, जलवायु की हमारे यहाँ जलवायु किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और वो हमारे यहाँ बरसात कहाँ से, मानसून क्या होता है, मानसून कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ से मानसून आता है, ये सब जो चीज़ें हैं आपको अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ देने के लिए। आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिए आप, और अगर आपको लगता है कि हाँ इसे और किसी का फ़ायदा हो सकता है तो आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर मैं इस टॉपिक की समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्रिय व्यूअर, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।